गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अभिक्रिया कोटि के बारे में कि अभिक्रिया कोटि क्या है। देखिए, अभिक्रिया कल हमने लास्ट में बात करी, मैं वापस से वेग के नियमानुसार लिख के बताता हूँ आप लोगों को। वेग का नियम क्या था? वेग का नियम था रेट बराबर के आर की पावर एन। ओके, यहाँ पे जो आपका ये एन है, ये एन किसको प्रेजेंट करता है? कोटि को। देखिए, ये ध्यान रखना, ये वेग का जो नियम है ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। मतलब क्या है कि इसमें केवल उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डेजिग्नेट किया जाता है जो उस रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, क्या कि केवल उस रेट को कैसे इफेक्ट करेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ली ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब क्या है कि कोटि को समझने की कोशिश करना, मैं कोटि को किस तरीके से आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आप अभिक्रिया में एक ही सांद्रता को बढ़ाते हैं। वेग का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ना चाहिए। तो एक ही सांद्रता को बढ़ाते हो तो वेग बढ़ रहा है, परंतु बी की सांद्रता को कम या ज्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया का वेग बी पर निर्भर नहीं करता, केवल किस पे निर्भर कर रहा है? ए के ऊपर। तो वेग के नियम में या वेग निर्धारक पद में ए के ऊपर ही एन आएगा, मतलब ए के ऊपर ही रिएक्शन डिपेंड करिए। मतलब वेग बराबर के ए के ऊपर तो एन आएगा। अब ये क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, परंतु बी के ऊपर क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब अभिक्रिया वेग बी की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है? शून्य है। तो कोटि जो है उसकी डेफिनेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी कि वेग निर्धारक पद में या वेग के नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातों का योग संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। की कोटि कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, एक एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। कैसे? सपोज कीजिए ये रेट है, रेट बराबर के ए के ऊपर लगा हुआ है 1 और बी के ऊपर लगा हुआ है 0। तो यहाँ पे कुल अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? कुल कोटि कितनी हो जाएगी? 1 + 0। क्योंकि ये वेग निर्धारक पद है, या मैं कहता हूँ अभिक्रिया वेग है, तो उसमें अभिकारकों की ए सांद्रता की घातों का योग तो कितना है? मैं कह सकता हूँ 1 है, और इसका कितना है? 0 है। तो 1 + 0 बराबर कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल कोटि की अभिक्रिया कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि वेग निर्धारक पद पर डिपेंड करती है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि अब कोटि किस हिसाब से निकल सकती है, तो देखो कोटि के अकॉर्डिंग जो है वो अभिक्रिया कितने टाइप की हो सकती है। मैं कहूँ अभिक्रिया जो कोटि होगी, अभिक्रिया कोटि अभिक्रिया कोटि जो है वो अपन कह सकते हैं कि 3 टाइप की अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। n बराबर 0 हो, n बराबर 1 हो,
n बराबर 2 हो, n बराबर 3 हो। अब n बराबर 0 का मतलब हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि या मैं कह दूं द्वितीय कोटि या मैं कह दूं तृतीय कोटि। अब बात ये आती है कि भिन्न भिन्न वेग नियतांक के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे के जो है, के लिए अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो यूनिट जो क्या आई थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसके लिए सेकेंड इनवर्स, इसके लिए मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, और इसके लिए मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकेंड। सबके लिए अलग अलग जो है वो वेग नियतांक की वैल्यू आती है। अब देखिए हम बात करेंगे स्पेशली शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आगे जाकर के शून्य कोटि अभिक्रिया कि व्हाट इज अ शून्य कोटि अभिक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बात हम करते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ शून्य कोटि का मतलब ये हो गया कि ये जैसे रेट है, रेट बराबर के, और कोई भी जो रिएक्टेंट होंगे उनकी घात कितनी होगी, जीरो होगी। कितनी होगी घात, यहाँ पे जीरो घात होगी, तभी तो वो शून्य कोटि के मतलब है। ये कह सकता हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है, जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो हम कह सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही तो क्या अभिक्रिया नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, आप ये कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो शून्य कोटि की है, चाहे प्रथम कोटि की है, चाहे द्वितीय कोटि की, रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई भी रिएक्शन हो, अभिकारक तो उत्पाद में परिवर्तित होंगे ही होंगे। अभिकारक किस में परिवर्तित होंगे, उत्पाद में तो परिवर्तित होंगे ही होंगे। और जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो अभिकारकों की सांद्रता तो कम होगी होगी, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे किसी। हाँ, ये एक अलग बात है कि उसका वेग अलग अलग हो सकता है, कि अगर फास्ट होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, वेग ज़्यादा होगा तो जल्दी अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे, कम होगी तो कम हो जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी वेग होगा वो कांस्टेंट होगा, शुरू में भी और एंड में भी। कैसे, आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 मोल थे, यहाँ पे 0 थे, जब आप बाद में 90 हुए, फिर 10 हो गए, 80 हुए, 20 हो गए, 70 हुए, 30 हो गए। अब अगर n की वैल्यू 0 नहीं होती, अगर अभिकारकों की सांद्रता पर वेग निर्भर करता, तो जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता घटती जाएगी वेग भी घटता चला जाता, वेग भी घटता चला जाता। परंतु चूंकि यहाँ पे अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर ही नहीं कर रहा, ये देखिए ना आप, यहाँ पे निर्भर ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना भी आप उसको कम करो वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब वेग यहाँ पे क्या रहेगा, नियत बना रहेगा, वेग यहाँ पे नियत बना रहेगा। तो देखिए इसके लिए मैं एक अवकल समीकरण आप सोम के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल समीकरण, शून्य कोटि के लिए अवकल समीकरण, अवकल समीकरण अपने को पढ़ना है। अवकल समीकरण क्या होता है, देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं रिएक्शन को, वही रिएक्शन, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अब देखिए जब रिएक्शन शुरू में मैं कह दूं टाइम 0 था तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए होगी, इसकी कितनी 0 होगी, टी बराबर टी पे, मतलब जब कुछ समय पश्चात 10 मिनट 20 मिनट
एक्स मान लीजिए रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो आर के कितने बचेंगे, ए माइनस एक्स, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक्स। तो इसके लिए अगर मैं अवकल समीकरण बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले देखिए वेग के नियमानुसार, वेग के नियमानुसार आप लिख सकते हैं वेग को किस तरीके से प्रेजेंट करते थे, चाहे तो डी आर डी टी अपॉन डी टी से प्रेजेंट कर दो या डी पी अपॉन डी टी से प्रेजेंट कर दो कि अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी टाइम के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पे टी टाइम की बात करें तो कितनी है यहाँ पे ए माइनस एक्स की पावर कितनी आनी है, जीरो, क्योंकि अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। टी टाइम के ऊपर पी की कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे टी टाइम पे पी की कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स। तो आप कितना लिखोगे, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कि ए एक्स माइनस एक्स की पावर जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं डी एक्स बराबर के डी टी, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बराबर के डी टी। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं, डी एक्स बराबर के डी टी। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि देखो जीरो टाइम के ऊपर अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करूं आपसे तो कितनी थी इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी ए, और टाइम कितना था जीरो, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी जीरो, इसको ध्यान रखिएगा। तो के डी टी, तो अगर मैं कहूँ कि टी बराबर जीरो हो तो टी बराबर जीरो होगा तो एक्स बराबर कितना होगा, जीरो, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो प्रोडक्ट बने ही नहीं थे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे पहले इसको एक बार अवकलित करेंगे, क्या करेंगे, इसको अवकलित करने पर, क्योंकि समीकरण कौन सी अवकलित है, डी एक्स बराबर के डी टी का इंटीग्रेशन, चूंकि के कांस्टेंट है इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो अपन लिख सकते हैं डी एक्स के डी टी। ओके, डी एक्स का अवकलन कितना होगा, एक्स बराबर के, डी टी का कितना हो जाएगा, टी, तो के टी, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लगाइए कि टी बराबर यदि जीरो हो, टी बराबर यदि जीरो हो तो एक्स बराबर भी कितना होगा, जीरो। तो इस इक्वेशन में पुट दीज कंडीशन इनटू अबव इक्वेशन, कितना आ जाएगा, जीरो बराबर के गुणा जीरो प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, जीरो। अब सी इज इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब एक्स बराबर भी कितना हो गया, इस इक्वेशन में देखिए सी बराबर जीरो रखेंगे, इस कंडीशन को अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू के टी, ये आपका इक्वेशन आ गया मेन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए अपन कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू के टी है, यहाँ पे x क्या है, उत्पाद की सांद्रता, k क्या है, वेग नियतांक, और t क्या है, तो ये x इज इक्वल टू उत्पाद की सांद्रता, k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, t इज इक्वल टू टाइम। ओके, इस तरीके से हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में आ गया, x इज इक्वल टू के टी। ये इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि इसके किस तरीके से कर्व बनाएंगे, किस इसके अर्धायु काल को निकालेंगे।